welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to discuss about the 23rd chapter of the modern history. और मैं बता दूं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसकी मैं सीरीज आपको दे रहा हूँ, ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो रेफरेंस मैंने लिया है ये बिपिन चंद्रा की बुक से लिया हुआ है। बिपिन चंद्रा की एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है इसकी इम्पोर्टेंस जरूर जानता होगा, स्पेशली अगर आपको ओवरऑल क्रैक करना है एग्जाम को, नॉट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ये किताब मेंस पर्सपेक्टिव के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें फैक्ट्स भी है, फिगर्स भी, सब कुछ है। वो सारे इवेंट्स हैं जो कि इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबको बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एक स्टोरी की तरह इन्होंने पूरे अपनी किताब में, बहुत छोटी किताब, पतली किताब है, इसमें कवर कर दिया है। इसको मैं एक सीरीज में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपका लोड जो है, वर्कलोड मैं कम कर सकूँ, इसमें थोड़ा सा भी मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको चैप्टर वाइज छोटा छोटा इसको मेन पॉइंट्स को एक बीच में बिना कोई इन्फॉर्मेशन को छोड़े हुए मैं पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको नोट के तौर पे ये काम करेगा, आपको मैं नोट पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है, लास्ट में नोट भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता है, लास्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो वो भी आपका जो नोट मेकिंग का काम है वो भी आपको नहीं करना है, डेफिनेटली नहीं करना, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ और इसी पर्पज से मैं बना रहा हूँ कि आपको नोट ना बनाना पड़े। अब आप नोट बनाओ इसके साथ साथ तो कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। मैं नोट आपको रेडीमेड दूंगा और वो नोट आपको लेना है और बार बार आपको इसको रिवाइज करना है। मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका हट के नहीं आता। जैसे मेरी पॉलिटी की सीरीज है, इस बार का प्रीलिम्स का एग्जाम उठा के देख लो और उस सीरीज को देख लो, आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट वो सीरीज है। एक भी क्वेश्चन उससे हट के नहीं आया, जो मैंने एक्सप्लेन किया सब कुछ उसी से आया हुआ है। अब करंट जो नया इशू आ जाए तो अलग बात है, कुछ लीग से हट के एक दो क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है, लेकिन 95% अगर आपको क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं और कुछ तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप करंट को पढ़ो। अब आप बेसिक के साथ करंट को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, करंट में इशूज आती हैं, उसके भी सवाल बनते हैं। एनीवे, ऐसी मेरी इकोनॉमी की सीरीज है, इंडियन इकोनॉमी की, रमेश सिंह की बेस्ड है, वो रमेश सिंह की बुक के बेस पे बनाया है। ये जो पॉलिटी की मैंने बताई वो लक्ष्मीकांत बेस्ड है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट सीरीज है। मैं बताना यही चाहता हूँ कि इनको भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक नहीं किया हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब क्विकली स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो टॉपिक का नाम ही है फ्रॉम कराची टू वर्धा। कराची से कैसे कराची के बाद वर्धा पहुंचे गांधी जी। गांधी जी वर्धा पहुंचे और चीज़ों को इंटरकनेक्ट करना सीखना, ठीक है। मेरी क्लास का इंपॉर्टेंट बात यही है कि चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने की सोचना। पिछली वीडियोस इसलिए मैं कहता हूँ देख लेना, बिकॉज अब सीधे आप ये चैप्टर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये पहले ही बता देता हूँ। तो पुराना बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, ठीक है। कराची से वर्धा ये आ रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक है कराची टू वर्धा, द ईयर्स फ्रॉम 1932 टू 34, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर को हम लोग अनरावल करेंगे, इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। तो एक एक करके पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट, अब देखो मैं अगर मैं आपको ये पढ़ने को बोल दूँ आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए मेरा एक्सप्लेनेशन इसमें जरूरी है। और मैं इस हिसाब से वही पॉइंट, वही इंपॉर्टेंट वर्ड्स रखता हूँ जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको आपको जैसे आप नोट बनाते हो वैसा ही मैंने बना के आपको प्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। तो नोट नहीं बनाना है, कहने का मतलब ये। पहला पॉइंट देखो, एट कराची ऑन 29 मार्च 1931 द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडोर्स्ड द गांधी इरविन पैक्ट, और दिल्ली पैक्ट बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट इसको कहा जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट इज दिल्ली पैक्ट, ऐसे आ जाए तो अब कंफ्यूज नहीं होना, वही गांधी इरविन पैक्ट भी है। इस पैक्ट में हुआ क्या था, अब थोड़ा सा पहले ये जान लो कि ये पैक्ट है क्या, गांधी इरविन पैक्ट है क्या, हुआ क्या। ये साइन हुआ था गांधी जी के बीच में और इरविन, लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, इनके बीच में ये वायसराय थे, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था। बिकॉज कहीं ना कहीं लॉर्ड इरविन ने 1929 में एक वेग साइन दिया था। वेग साइन के मतलब एक बात कही थी इन्होंने कि मैं चाहता हूं कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो ये एक वेग पॉइंट था। एनीवे, इससे पहले
गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट ही कर दिया था, जिसके रिएक्शन में सरकार ने, गवर्नमेंट ने बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया था। ये सारी कहानी मैंने पिछले वीडियो में बताई है, इसलिए मैं कहता हूँ कनेक्ट करना सीखना। तो गवर्नमेंट ने इन सारे लीडर्स को अरेस्ट किया था। इनफैक्ट गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। ये कहाँ पे थे? तो ये येरावाड़ा जेल में थे। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। सारे येरावाड़ा जेल कहाँ होता है, कहाँ पे है? ये पूना में, ठीक है। तो फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कहानी उस समय हो रही थी। तो ये पैक्ट से कहा गया, कुछ पॉइंट गांधी जी ने रखे, कुछ इरविन ने रखे। इस पैक्ट में पॉइंट्स क्या थे वो समझ लो। बात कही गई कि अगर मतलब गांधी जी ने कहा कि जो भी हमारे जो अरेस्ट हुए हैं उनको छोड़ दो, उन पे कैदी कार्रवाई ना की जाए, उनको पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह देखा जाए, ठीक है। उनको छोड़ा जाना चाहिए, उन्हें अरेस्ट करके आप लगातार नहीं रह सकते। साथ में गांधी जी ने कहा कि सॉल्ट टैक्स जो है उसको खत्म किया जाए। सॉल्ट के लिए तो, टैक्स के लिए यही तो मेन मुद्दा था। दांडी मार्च हुआ था, ये सब कुछ सॉल्ट टैक्स एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था सिविल डिसोबीडियंस का। तो बोला, गांधी जी ने रखा प्रस्ताव कि सॉल्ट टैक्स हटाइए भाई, ठीक है। एंड जो सॉल्ट टैक्स से रिलेटेड जो प्रिजनर्स है उनको भी छोड़ा जाए, ठीक है। ये भी इन्होंने कहा। साथ में इन्होंने कहा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, बोला कि इसको भी खत्म किया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो गांधी जी ने डिमांड किए थे, ठीक है। और इसके एवज में इरविन ने बोला कि ठीक है, ये सब मैं कर दूं अगर, तो आप क्या सेकेंड जो राउंड टेबल है उसमें पार्टिसिपेट करोगे? बिकॉज फर्स्ट में इन्होंने किया नहीं था, फर्स्ट में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था राउंड टेबल में। राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें नहीं पार्टिसिपेट, तो सेकंड जरूरी था। सेकंड में इरविन ने समझा कि यार ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो मुद्दे डिस्कस कैसे होंगे। तो बोला कि आप ठीक है, मैं ये सब अगर कंसीडर करूँ तो आप सेकंड में पार्टिसिपेट करोगे। ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि जो नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, जो सॉल्ट मार्च वगैरह कर रहे हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो सब खत्म करो, डिसकंटिन्यू करो उसको। ये इरविन ने बोला। तो इस पे एक पैक्ट साइन हो गया। एनीवे इस पे पैक्ट साइन हो गया और गांधी जी एग्री कर गए कि ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे हम लोग सेकेंड राउंड टेबल में। तो जहां तक मैं बता दूं कि जो 3 राउंड टेबल हुए थे उसमें सेकेंड में ही पार्टिसिपेट किया गया था हमारे कंट्री के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, बाकी पार्टीज के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पेशली सेकेंड में ही पार्टिसिपेट किया था, बाकी फर्स्ट में और थर्ड में नहीं किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कौन से राउंड टेबल में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था? तो सेकंड में किया था, फर्स्ट में और थर्ड में नहीं किया था। ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब इतना सारा बैकग्राउंड मैंने बताया। अब देखो, ये तो कहानी थी पहले की। अब ये सब पैक्ट वैक्ट साइन हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। गांधी जी कराची पहुंचे, कराची अधिवेशन हो रहा था, ठीक है। कराची का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्यों? क्योंकि जो गांधी विन पैक्ट था उसको यहाँ पे इंडोर्स कर लिया गया, उसको मान्यता दे दी गई, ठीक है। बट गांधी जी को, जब गांधी जी कराची पहुंच रहे थे तो इनको ब्लैक फ्लैग, कांग्रेस को भी गांधी जी को भी दिखाया, लोगों ने, आम जनता ने ब्लैक फ्लैग दिखाया। कारण ये था कि एक मुद्दा ये भी था कि जो 3 लोग थे, भगत सिंह और इनके साथ और राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों को फांसी हुई। इनको बचाया जा सकता था अगर गांधी पे आरोप ये लग रहा था कि आपको और थोड़ा सा फोर्स करना चाहिए, आपको और फोर्स करते, आपको और अड़े रहते तो ये लोग बच जाते। लेकिन गांधी जी ने प्रयास किया था, ऐसी बात नहीं थी, गांधी ने प्रयास किया था। लेकिन एनीवे इस पे देखो, अब हम किसी पे हम बुक पढ़ रहे हैं, अपना ओपिनियन अलग बनाएंगे, अलग बात है। आपका कुछ ओपिनियन हो सकता है, मेरा ओपिनियन हो सकता है। बुक के हिसाब से माने तो गांधी जी चाहते थे, लेकिन जितना एफर्ट डालना चाहिए था उतना एफर्ट इन्होंने डाला नहीं था, ये बात थी एक्चुअल। इसकी वजह से लोगों ने इनको ब्लैक फ्लैग दिखाया, ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन हुआ एंड लास्टली इंडोर्स कर लिया गया दिल्ली पैक्ट को। एंड जो पूर्ण स्वराज का जो गोल था इस सेशन में, कराची सेशन में, उसको रीइटरेट किया गया, मतलब दोबारा कहा गया, उसको दोबारा उस पर फोकस किया गया, रीइटरेट किया गया। देन
हाँ, ये कराची जो अधिवेशन हुआ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी निकल के आती है कि रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द इंडियन इकोनॉमिक प्रोग्राम, फर्स्ट टाइम कोई ऐसा अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जहाँ पे फंडामेंटल राइट का को एक रिजोल्यूशन की तरह लिया गया, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम बनाएंगे, ये सब बातें यहाँ पे हुई, जिसमें सिविल राइट्स, ठीक है, तमाम वो राइट्स की बातें की गई, इकोनॉमिक इमांसिपेशन की बात की गई कि भाई कैसे देश का इमांसिपेशन होगा, इकोनॉमिकली, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, बहुत सारी बातें की गई, ठीक है। विकल शिक्षण के लिए हर तबके के लोगों की राइट्स की बात की गई यहाँ पे कराची अधिवेशन में। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज एक्सेप्टेड, द रिजोल्यूशन वाज टेकन एट, तो वहाँ पे आपको देना है कराची अधिवेशन 1931, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये पैक्ट साइन हो गया, तो इरविन के जो पॉइंट रखे थे उन्होंने, उसके हिसाब से गांधी ने लंदन जाके पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कुछ मिला नहीं इनको, वहाँ कुछ भी नहीं मिला। क्या हुआ बता देता हूँ। विंस्टन चर्चिल जो राइट विंग के नेता थे उस समय, राइट विंग के नेता ब्रिटेन के थे, ठीक है, ब्रिटेन के थे, राइट विंग के नेता थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ऑब्जेक्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग ऑन द टर्म्स ऑफ इक्वालिटी विद द सेडिशियस फकीर। इन्होंने इंडियन लोगों को सेडिशियस फकीर कहा, बोला यार इन फकीरों के साथ क्यों आप लोग अपनी सरकार को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला, क्यों नेगोशिएट करते हो, क्या जरूरत है, हमें इन्होंने सेडिशियस फकीर कहा, विंस्टन चर्चिल साहब, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ तो मिलना था नहीं। एनीवे, इस पॉइंट में आपको बताता हूँ, ये सब लिखना आप अपने मेंस में लिख सकते हो। इरविन वाज रिप्लेस्ड बाय विलिंगडन एज वाइसराय। उसी समय इरविन रिप्लेस हो गए थे एज ए वाइसराय, उनका कार्यकाल खत्म हो गया और विलिंगडन आ गए थे। सैमुअल होर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उनको बनाया गया। तो एक ये फैक्ट के हिसाब से मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे रखा है। इरविन रिप्लेस हुए, विलिंगडन आए एज ए वाइसराय, और सैमुअल होर को, वट एवर यू कॉल इट, होर, ठीक है, को सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस पैक्ट में इस राउंड टेबल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कंसीड करने से बेसिक इंडियन डिमांड फॉर फ्रीडम के लिए। किस लिए पार्टिसिपेट करने गए थे, ताकि फ्रीडम का जो डिमांड है वो पुट कर सके। गांधी जी पार्टिसिपेट करने गए थे इसी चीज के लिए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। आगे बढ़ते हैं। बोला नो पैक्ट, कोई पैक्ट नहीं करेंगे हम लोग, नो ट्रूस, नो गांधी, बोला कुछ नहीं, बिल्कुल। जो इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि जो मजबूत सरकार है भारत में उसको और मजबूत करेंगे, आप लोगों को तो दूर ही रखेंगे। वाइसराय मीटिंग, नो क्वार्टर फॉर द इनेमी, बोला कि अब हम अपने इनेमी को, इनको इनेमी मानते थे ये लोग, डेफिनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट की उनको हटाने की बात चल रही थी, तो वो सब इनको इनेमी मानते थे। उनको बोला कि हम लोग इनको कोई क्वार्टर नहीं, कोई इनकी बात ही नहीं करनी, हटाओ, गवर्नमेंट पॉलिसीज बिल्कुल हमारी क्लियर होगी, इनके साथ अब कोई समझौता नहीं। तो बिल्कुल फेल था, जो सेकेंड राउंड टेबल था उसमें कुछ नहीं मिला, घंटा कुछ नहीं मिला, ठीक है। 3 मेजर कंसिडरेशंस इस मीटिंग से निकल के आता है, कॉन्फ्रेंस से, ये उनके पक्ष में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पक्ष में। इन्होंने कहा पहला तो गांधी जी को बिल्कुल परमिट नहीं करना है कि वो कोई भी टेम्पो अपना बना सके मास मूवमेंट के लिए, इनको बिल्कुल दबा के रखना है कि कोई भी अपना मास मूवमेंट के लिए लोग, कोई गांधी स्पेशली कोई टेम्पो ना बना सके। तो पहला पॉइंट, गांधी जी मस्ट नॉट बी परमिटेड टू बिल्ड अप द टेम्पो फॉर मैसिव एंड प्रोट्रैक्टेड मास मूवमेंट। दूसरा इन्होंने कहा द गवर्नमेंट फंक्शनरीज, जो गवर्नमेंट की फंक्शनरीज हैं, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो जैसे कि विलेज ऑफिशियल, पुलिस, ठीक है, और हायर ब्यूरोक्रेट्स एंड द लॉयलिस्ट, ये सब हमारे फ्रेंड रहेंगे, इनको हमें फ्रेंड बना के रखना है। इनको मतलब फ्रेंड बनाने का मतलब कि ये तो डेफिनेटली सरकार के लिए काम कर रहा है, इनमें कहीं अराजकता ना, इनमें कहीं सरकार को लेके अलग सलग भावना ना जगे, ये हमारे फ्रेंड होने चाहिए। तो इसके लिए जो भी पॉलिसी लानी है हम करेंगे, ठीक है। देन दे मस्ट नॉट फील डिसहार्टेंड, इनको हम जोड़ के रखना है, ये टारगेट रखा है इन्होंने। तीसरी बात इन्होंने कही, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है मस्ट नॉट बी
परमिटेड टू गैदर फोर्स। इसमें कोई भी मतलब अब फर्दर इसमें फ्यूल नहीं डालना चाहिए। इसको इसके लिए जो भी करना हो, ये 3 मेजर एजेंडा लेके एक फिगर आउट करके इन्होंने डिसाइड किया कि ये इस पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मतलब ये इधर तो मूवमेंट जबरदस्त चल रही थी और वो उधर से बिल्कुल इसको खत्म करने की बात कर रहे थे। चलो आगे बढ़ते। A hard and immediate blow against any revival of movement and to protest Gandhi ji at very outset। तो बोला अरेस्ट गांधी जी at very outset। तो कहा कि देखो जब भी कोई मूवमेंट होगा ना, उस पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से। एंड वो एक्शन बहुत ही स्ट्रिक्ट, हार्ड और कमर तोड़ने वाला एक्शन हमें लेना है, ये इन्होंने डिसाइड किया। और बोला कि गांधी जैसे मूवमेंट करना शुरू करे इसको अरेस्ट करें। ये सारी इन्होंने चीज़ों को डिसाइड किया। देन उसी समय क्या हुआ, यूपी कांग्रेस में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू काफ़ी एक्टिव थे यूपी में उस समय। यूपी कांग्रेस ने रायबरेली एरिया से काफ़ी एक्टिव रहते थे जवाहरलाल नेहरू। वहाँ के किसानों को वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू क्या था कि सोशलिस्ट नेचर के हो चुके थे, सोशलिस्ट नेचर के काफ़ी थे। ठीक है, इनका झुकाव सोशलिस्ट नेचर में रहता था। ठीक है, तो ये किसानों की बात कर रहे थे उस समय। जो उनके रेंट था, हाई रेंट रेवेन्यू वगैरह, उसके लिए कैंपेन कर रहे थे। तो उन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट में उस समय उत्तर प्रदेश में कैंपेन लगा रखा था, कर रहे थे। यूपी कांग्रेस कर रही थी उस समय। नो रेंट नो रेवेन्यू कैंपेन 5 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था। यहाँ पे नो रेंट नो रेवेन्यू कैंपेन 5 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था। अब उन्होंने तो सोचा ही था, ये मैंने कहानी आपको बताई कि ब्रिटिश वालों ने क्या सोचा था कि कोई भी मूवमेंट पैदा ही नहीं होने देना है। तो उन्होंने तुरंत ही जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया 26 दिसंबर को। एंड जो भी खुदाई खिदमतगार वाले थे, जो जिसके लीडर अब्दुल गफ्फार खान थे, ये याद कर लेंगे, एमसीक्यू आता है। खुदाई खिदमतगार के कभी भी आ सकता आपके एग्जाम में के लीडर कौन थे, तो अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान का नाम याद कर लो। खुदाई खिदमत का, जिनको सर्वेंट्स ऑफ गॉड कहते हैं। ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, काफ़ी नॉन वायलेंट थी और अच्छे काम करती थी। तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत सारे इनके लीडर्स को। ठीक है, नॉन वायलेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया इनके ऊपर। पुलिस ने इनके ऊपर फायर भी किया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी बनाए गए हिजली जेल में, किलिंग टू। ठीक है, इन बंगाल पुलिस फायर्ड अपॉन पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उनके ऊपर ही फायर कर दिया इन हिजली जेल, और 2 को मार भी दिया। तो ये सारी कहानी चिटपुट हुई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, गांधी जी आस्क्ड द वायसराय फॉर ए मीटिंग। इसके बाद गांधी को लगा कि यार ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर से इन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया। गांधी जी ने वायसराय से मीटिंग के लिए पूछा। ठीक है, कि भाई मीटिंग करो। ऑफरिंग टू सस्पेंड द डिसीजन ऑन सिविल डिसोबीडियंस। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सिविल अपना जो डिसोबीडियंस है वो खत्म कर दूंगा, बात करो हमसे, कुछ चर्चा करते हैं। वायसराय ने रिफ्यूज कर दिया, बोला कि अब तुमसे बात ही नहीं करना। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो इन्होंने प्रण लिया था, निर्णय लिया था, भाई ऐसा इनके साथ बात ही नहीं करना है बिल्कुल। तो इसके हिसाब से अपना एक्ट किया वायसराय ने, मना कर दिया, बोला नहीं कोई बात नहीं होनी है अब आपसे। ठीक है, इनफैक्ट इनको अरेस्ट भी कर लिया गांधी जी को। प्रोमुलगेटिंग ऑर्डिनेंस विच गेव द अथॉरिटीज अनलिमिटेड पावर, सिविल मार्शल लॉ लगा के इसको करके गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। लीडिंग कांग्रेसमैन ऑल ओवर द कंट्री वेयर बिहाइंड द बार्स। ठीक है, ये सारी चीजें चल रही थी उस समय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया। एंड देयर ऑफिसेस एंड फंड्स सीज्ड। गांधी आश्रम को भी सीज कर लिया गया, इस पर पुलिस कार्रवाई की गई। पीसफुल जो पिकेटर्स थे, सत्याग्रही थे, जो आश्रम्स में रह रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उनके लैंड को, प्रॉपर्टी को एकदम थ्रो अवे प्राइस में बेच दिया, बिल्कुल कम से कम प्राइस में बेच दिया। नो टैक्स कैंपेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रूरल इंडिया वेयर ट्रीटेड विद ग्रेट सिवियरिटी। तो उस समय सिविल डिसोबीडियंस तो चल ही रहा था ना, सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था, सारी चीजें हो रही थी। इन सब पे जबरदस्त एक्शन हुआ, क्योंकि ये सब परिणाम क्या है, ये सब परिणाम है सेकेंड गोल्ड मेज का। देखो कनेक्ट करना सीखो। सेकेंड गोल्ड मेज में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, मैं क्या बताया कि कोई भी ऐसा हो मूवमेंट वगैरह, उसको तुरंत ही खत्म करना।
तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट चल रहा था, इस पे जबरदस्त एक्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्केयरिंग अवे वुमेन फ्रॉम सत्याग्रह। अब देखो वुमेन बहुत पार्टिसिपेट कर रही थी सिविल डिसोबीडियंस में, तो स्पेशली अब जैसे सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ ही थी, साथ में ही ये दांडी यात्रा में भी थी। तो एक मतलब वुमेन का ट्रेंड बना हुआ था, वुमेन पार्टिसिपेट कर रही थी, इनको भी स्केयर किया गया कि भाई सत्याग्रह से दूर रहो आप लोग। द फ्रीडम ऑफ प्रेस कर्टेल्ड, ये तो डेफिनेटली होना ही है। फ्रीडम ऑफ प्रेस तो सबसे पहले कर्टेल करते थे, बिकॉज उस समय क्या था, प्रेस एक्टिव हो गया था, प्रेस इन सब चीज़ों को लिखता था, आम जनता तक बातें पहुँचती थी, सरकार की बुराइयां होती थी, तो इसके लिए इन पे कर्टेल करते इनको। ठीक है, इनके राइट्स को और कम कर दिया। मूवमेंट वाज इफेक्टिवली क्रस्ड, धीरे धीरे करके मूवमेंट क्रश होता। ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट कर ही लिया था। अब देखो सुभाष चंद्र बोस एंड विठल भाई पटेल मोर क्रिटिकल ऑफ गांधी लीडरशिप। ये लोग क्या है, सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल जो थे, ये दोनों लोग गांधी के अगेंस्ट बात करते थे, क्रिटिकल रहते थे, इनफैक्ट अगेंस्ट नहीं बोलते थे, क्रिटिकल थे। ये क्या है, इनको पसंद नहीं आता था गांधी का मेथड, गांधी का जो तरीका था, ये थोड़े रेडिकल नेचर के थे। ठीक है, ये लोग रेडिकल नेचर के थे, तो गांधी का जो मेथड था इनको पसंद नहीं आता था, इनको हजम नहीं होती थी। बोला यार बहुत टाइम लेता है बंदा, इतने में तो हम लोग तो मतलब फोर्स आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे सब कुछ। लेकिन गांधी का अपना खुद का मेथड था। ठीक है, सक्सेस भी मिलता था और ये मेथड में कोई गारंटी नहीं था कि क्या मिलेगा क्या नहीं। इसमें क्या है कि एटलीस्ट मतलब हार्म नहीं था ज़्यादा। यानी अपनी अपनी सोच है, दो सोच के लोग थे उस समय। मिस्टर गांधी एज ए पॉलिटिकल लीडर हैज फेल्ड, इनका मानना था इन दोनों का, सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल वगैरह, इनके साथ के भी कुछ ऐसे जो सोच वाले लोग थे, वो सोचते रहे थे कि गांधी तो बिल्कुल फेल हो चुका है, खत्म है गांधी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, नेहरू ने, लेकिन नेहरू ने कहा, नेहरू हार मानने वाले में से नहीं थे, बहुत ही युवा नेता थे, और नेहरू इनफैक्ट उस समय के बहुत ही युवा नेताओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे। इन्होंने लिखा एक आर्टिकल सितंबर 1933 में, आई हैव नो सेंस ऑफ डिफीट इन मी। बोला कि मूवमेंट खत्म हुआ, कुछ भी हुआ, क्रश कर दिया है सरकार ने, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं कि मैं हारा हूँ, आई एम नॉट डिफीटेड एट ऑल। तो ये एक नेता का गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद क्या होता है, कॉम्युनल अवार्ड आता है, कॉम्युनल अवार्ड की एंट्री होती है। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। कॉम्युनल अवार्ड, कॉम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 में आया। ठीक है, भारत में। इस अवार्ड के हिसाब से एक प्रोविजन रखा गया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सिख्स और क्रिश्चियन का तो था ही। इस अवार्ड में डिप्रेस्ड क्लास, जिसको बाद में आप हम जो शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल कास्ट जो है अभी का अभी भारत में, उसको उस समय डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था, इसको भी जोड़ दिया गया। इसमें बोला गया कि इनके लिए भी सीटें जो होंगी, इनका जो इलेक्शन होगा उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट के मेथड से होगा। अब सेपरेट इलेक्टोरेट को बहुत बार मैंने बताया, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, किसी नेता को चुनने के लिए उसी क्लास के लोग, मान लीजिए मुस्लिम नेता चुना जा रहा है तो मुस्लिम वोटर ही इनको चुनेगा, दैट इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। सिख है तो कोई सिख वोटर ही चुनेगा। ये डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी ला दिया गया कि डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को डिप्रेस्ड क्लास के ही लोग चुनेंगे नेताओं को। ये था कॉम्युनल अवार्ड जो क्या आया था 1932 में। अब इसके बाद क्या हुआ, एफर्ट टू सेपरेट द डिप्रेस्ड क्लास। ये जो कॉम्युनल अवार्ड वाला एफर्ट था, ये एफर्ट एक ऐसा एफर्ट था जिससे डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट किया जाए फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी। हिंदू में ही फूट डालो। देखो फूट तो हर जगह डाल रहे थे उस समय, फूट डाल के ही राज करने का एक बहुत बड़ा नियम था इंग्लिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। बोल अब इन्होंने इस लेवल को और बढ़ा दिया। पहले तो मुस्लिमों में फूट डाला, हिंदू मुस्लिम किया, सिखों को भी इन्होंने दे दिया, क्रिश्चियन को किया, तो चलो क्रिश्चियन तो परसेंटेज बहुत कम है, सिख को, लेकिन अब हिंदू को, हिंदुइज्म पे हमला, इसको लोगों ने ऐसे भी लिया। और मैं बताऊंगा क्या है। देखो मान लो मुस्लिम के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट सेपरेट दिया, इसको 1916 में एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इनके बीच में तो कुछ नहीं तोड़ा, चलो ठीक है, ये अलग रिलीजन है, इसको अलग सेपरेट दे दिया, इन सिख के लिए दे दिया, लेकिन हिंदू में ही बांट दिया। हिंदू में ही कुछ लोग अलग सेपरेट मेथड से चुने जाएंगे। क्या ये हजम होता है? ये बात बिल्कुल उस समय के जो नेशनलिस्ट थे उनको हजम नहीं। सो एफर्ट टू सेपरेट द डिप्रेस्ड क्लास अपोज्ड बाय ऑल नेशनलिस्ट। गांधी जी उस समय येरावाड़ा जेल में थे, येरावाड़ा जेल पूना,
याद कर लो। इन्होंने कहा कि ये जो चीज इन्होंने किया है, ये जो अवार्ड इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ये एक अटैक है ऑन इंडियन यूनिटी एंड नेशनलिज्म। क्वेश्चन ऑफ एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी वुड नेवर अराइज। बोला ये अगर कर ही दोगे तो अनटचेबिलिटी कभी नहीं खत्म होगी। रीजन बीइंग कि देखो हिंदुइज्म है, हिंदू है, तो एक ही लोग चुनेंगे सब, मतलब एडल्ट सफरेज पे चुना जाएगा तो ठीक है। बोला अगर अलग कर दोगे तो अनटचेबल ही रह जाएगा, बिकॉज ये क्लास इनको अनटचेबल ही ट्रीट करता रहेगा। लेकिन जब ये साथ में रहेंगे तो क्या होगा कि ये अनटचेबल के लिए इमांसिपेशन का काम किया जा सकता है, अनटचेबिलिटी को खत्म की जाएगी। लेकिन अगर अलग ही कर दोगे तो ये तो अलग ही हो गए, इनको तो कोई मतलब नहीं है, और ये इनको अनटचेबल की तरफ से ही ट्रीट करते रहेंगे। अनटचेबिलिटी कभी नहीं खत्म होगी, गांधी का ये मानना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, गांधी जी डिमांडेड ए लार्जर नंबर ऑफ रिजर्व सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, रैदर की मतलब कॉम्युनल अवार्ड दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। गांधी जी ने कहा कि ठीक है यार, ऐसी बात है तो इनको सीट रिजर्व कर दो उनका, बट एडल्ट सफरेज से ही चुनो, अलग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। कोई भी जाति का बंदा हो उसके लिए, अब इसको जाति के हिसाब से मत तोड़ो, ठीक है, जाति के हिसाब से इसको मत तोड़ो, डिप्रेस्ड क्लास मत बनाओ, अलग सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो, इनके लिए सीट रिजर्व कर दो, जो आज भी सीट रिजर्व है आपको पता है। एंड डिमांडिंग दैट कि सीट रिजर्व करो, ये फास्ट इन्होंने अनटू डेथ कर दिया स्टार्ट, ये रवाड़ा जेल में 20 सितंबर 1932 को ये फास्ट इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या, रिजल्ट क्या होना था इसका? रिजल्ट यही था कि जो लीडर थे ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल परजॉशंस, जिनका सोच अलग था गांधी से, जैसे कि मदन मोहन मालवीय, ये चाहते थे कॉम्युनल अवार्ड आए, लागू हो। MC राजा, BR अम्बेडकर, ये सब फेवर कर रहे थे कॉम्युनल अवार्ड को, चाहते थे ऐसा। इनफैक्ट BR अम्बेडकर और गांधी की बहुत सारी डिस्कशन हुई थी, डिबेट हुआ था इनके बीच में कि कॉम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब खूब सारा डिबेट हुआ था। और BR अम्बेडकर का ये मानना था कि कास्ट सिस्टम की वजह से ये सारे डिफ्रेंसिएशन है, अनटचेबिलिटी इज इक्वल टू कास्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट। गांधी का मानना ऐसा नहीं था, बोला कि जो 4 वर्ग है, जो है सोसाइटी में डिवीजन है, वो 4 वर्ग गलत नहीं है, लेकिन जो उनमें अनटचेबिलिटी नई जो सिस्टम ला दी गई है कि वो अनटचेबल्स हैं, वो गलत। 4 वर्ग ठीक है, अगेंस्ट नहीं थे गांधी, 4 वर्ग के अगेंस्ट नहीं थे, कास्टिज्म के अगेंस्ट नहीं थे, अगेंस्ट किसके थे? अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। बोला कास्ट ठीक है, अपना खुद को एक कास्ट का है तो उसका ठीक है, उसका राइट है, उस कास्ट का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। कास्ट को आप अपना एंजॉय करो, ठीक है, कोई स्पेशल क्लास नहीं होना चाहिए, हाई क्लास लो क्लास नहीं होना चाहिए। गांधी का ये मानना था, गांधी ये मानते थे। लेकिन BR अम्बेडकर कहते थे नहीं, कास्ट ही है जो कि अनटचेबिलिटी को। तो बहुत सारी डिस्कशन उनके बीच हुई, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन जिसको कहते हैं। अल्टीमेटली सही बात यही है कि कास्ट ठीक है, आपको अपने कास्ट पर गर्व हो सकता है, मुझे अपने कास्ट पर गर्व हो सकता है, लेकिन अगर हम दोनों की करें तो हम कोई बड़ा या छोटा नहीं है, समाज में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, ठीक है, हम सब ह्यूमंस हैं, ठीक है। कास्ट पे अपने गर्व कर सकते हैं, जैसे किसी को कल्चर पे गर्व होता है, उसको कास्ट पे भी गर्व हो सकता है, ठीक है, अलग बात है। तो ये सारी बातें हैं। नाउ बिकम एक्टिव, तो ये लोग एक्टिव हुए, मतलब जब गांधी ने अपना लक्ष्य लिया था, उनका सबसे बड़ा हथियार यही था कि फास्ट करते रहो, ठीक है, आमरण जो अनशन था वो करते थे। एक बार फिर से किया तो पूना पैक्ट रिजल्ट हुआ, पूना पैक्ट हुआ, कंपनसेशन जो बात हुई कि एक आपसी सहमति हुआ कि ठीक है चलो गांधी की बात मान लेते हैं, सीट रिजर्व वाला फंडा अपना लेते हैं, और जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट है फॉर डिप्रेस्ड क्लास, इसको हटा देते हैं, मुद्दे से बाहर करते हैं, ठीक है, खत्म कर दिया उस मुद्दे को, और सीट रिजर्व करवा लिया अपना। सीट्स वेयर रिजर्व्ड, सीट्स रिजर्व फॉर देम, फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है, और इसको इंक्रीज कर दिया गया। द सीट्स फॉर देम इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वेर इंक्रीज्ड फ्रॉम 71 इन द अवार्ड टू 147। जो 71 रिजर्व सीट था सेपरेट इलेक्टोरेट के मेथड पे, उसको बोला कि यार सीट बढ़ाओ, ठीक है, 147 सीट कर लो, सेपरेट इलेक्टोरेट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एंड इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर टू 21%, मतलब टोटल जो सीट है उसका 21% सीट रिजर्व कर लो डिप्रेस्ड क्लास,
इस बात पे एग्रीमेंट हो गया। इसी एग्रीमेंट को कहते हैं पूना पैक्ट। इसी एग्रीमेंट को कहते हैं पूना पैक्ट। कई बार ये भी आता है कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में था, तो अम्बेडकर और गांधी ओवरऑल बड़े नेताओं की बात करें तो उसमें हालांकि तो और भी लोग थे, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखना। पूना पैक्ट 1932, कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, गांधी प्लेस्ड नियरली 2 years ही गेव। अब देखो हुआ क्या कि अब गांधी ने तो ये सब करवा लिया, फास्ट एंड टू डेट वगैरह, डेथ वगैरह, ये सब हरिजन की बात की कि अनटचेबिलिटी नहीं खत्म होगी, तो उसके अब वो जेल में थे, बाहर निकल के अब काम तो करना था ना, काम तो अनटचेबिलिटी के लिए ही करना था उनको। जेल में उन्होंने प्लेज ले लिया, जेल में ही प्लेज लिया कि मैं जैसे निकलूंगा अनटचेबल्स के लिए काम करूंगा। और निकले जैसे वो, तो 2 साल के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। He gave up all other preoccupations and earned on the whirlwind campaign against untouchability. He shifted his ashram. He shifted from his सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा, ठीक है। ये एक्चुअली जो अहमदाबाद आश्रम था, जो साबरमती आश्रम था जो कि अहमदाबाद में है, उस आश्रम से ये हटके अब आ गए बिल्कुल वर्धा में आ गए। वर्धा में ये रहे 9 महीने, लगभग 9 महीने, 7 नवंबर 1933 से 29 जुलाई 1934 तक रहे, लगभग 9 मंथ के आसपास, नियरली 9 मंथ्स। ही कंडक्टेड एन इंटेंसिव हरिजन टूर, जगह जगह पूरे इंडिया में टूर किया इन्होंने और फंड कलेक्ट किया, ठीक है, ताकि इमांसिपेशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया जा सके। लोगों से अपील किया, जो सो कॉल्ड सवर्ण जाति थे, मतलब अपर कास्ट जिसको कह रहे हैं, कास्ट वर्ग जिसको कहते हैं, वो उनसे अपील किया। इनफैक्ट जो हरिजन्स थे उनसे भी अपील किया कि अच्छे अच्छे काम करो, बहुत सारा उनमें जो मॉडर्नाइजेशन हो सकता था, जो गलत प्रैक्टिसेस छोड़ी जा सकती थी, उनकी बात की। ओवर खूब टूर किया इन्होंने। एंड उसी दौरान इन्होंने फाउंड किया हरिजन सेवक संघ। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, हरिजन सेवक संघ वाज फाउंडेड बाय M.K. गांधी, ठीक है, मारना खट्ट से आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इन द कोर्स ऑफ हिज हरिजन कैंपेन गांधी जी अंडरटुक 2 मेजर फास्ट, one on 8th मई एंड सेकेंड on 16th अगस्त। अब ये फास्ट की भी कहानी, फास्ट में कई लोगों ने इसका ये मीनिंग निकाला कि ये फास्ट इन्होंने सवर्ण जाति के अगेंस्ट किया है, ठीक है। और इन पे गांधी पे अटैक भी हुए, कई बार अटैक हुए, कई सारे इनकी मीटिंग्स को अच्छे से कंडक्ट नहीं होने दिया गया, उस पर हमले हुए, बहुत सारी चीजें हुई, गांधी को बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन गांधी ने बाद में जस्टिफाई किया, मैं ये इनके अगेंस्ट में नहीं, मैं अपना ये फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मेरे फॉलोअर्स जो हरिजन के इमांसिपेशन के लिए काम कर रहे हैं, जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उनमें और ऊर्जा है, उनमें और जाना है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि सवर्ण जाति जो है वो भी सामने आए, वो भी डिनाउंस करें, वो भी जो गलत हुआ है अनटचेबल्स के साथ, अनटचेबिलिटी हुई है जो हरिजन्स के साथ, उसमें वो भी अब कोई बात नहीं, प्लेज करके वो भी जुड़े इस मूवमेंट में, मंदिरों को खोलें, अनटचेबिलिटी को खत्म करें। तो बोला कि मैं अगेंस्ट नहीं हूँ यार, मैं आप लोगों के अगेंस्ट नहीं हूँ, जस्ट फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो उनमें और ऊर्जा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ही वॉज अटैक्ड बाई ऑर्थोडॉक्स एंड सोशल रिएक्शनरीज। जैसा कि अभी मैंने बताया, ऑर्थोडॉक्स वैसे लोग होते हैं जो चेंज नहीं चाहते, वो मानते हैं कि कास्ट सिस्टम था तो है और रहना चाहिए, अनटचेबल्स थे, हैं और रहना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स। और सोशल रिएक्शनरीज भी इनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा हुए, ब्लैक फ्लैग्स इनको दिखाया गया, इनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब करना, ये सारी चीज़ें हुई। आगे बढ़ेंगे। On 25th June 1934 at Pune, a bomb was thrown on a car believed to be carrying Gandhi ji. But वो कार में गांधी जी नहीं थे। एक कार जा रही थी, उसमें 7 अलग लोग सवार थे, बट लोगों को जो अटैकर्स थे उनको लगा कि इसी कार में गांधी बैठा हुआ, बॉम्ब मार दिया उस कार पे, 7 लोग घायल हो गए, लेकिन गांधी उसमें नहीं थे। तो ये सारी चीजें, गांधी को मारने का भी षड्यंत्र किया गया। गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड बाय डिफीटिंग द टेम्पल एंट्री बिल
इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन अगस्त 1934। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऑब्लाइज किया। अच्छा, इससे रिलेटेड एक कहानी है, मैंने आपको पढ़ाया था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उनके ऊपर किसी ने अटैक किया था। ठीक है, अटैक किया था, बहुत मतलब 2 बार अटैक हुआ साउथ अफ्रीका में, जान उनकी जा सकती थी उस अटैक। आपको याद हो तो वो मुझे कमेंट करके बताया कि वो क्या इंसिडेंट था, किसने अटैक किया था, वो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को कनेक्ट कर दो यार, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं और तुम भूल जाओ चीज़ों को, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एनीवे ये क्वेश्चन कमेंट करके बताना, ये कि मैं देखो कि आप लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं। एनीवे मुझे पता है कि कमेंट्स नहीं आएंगे मैं जानता हूँ लेवल। एनीवे बट कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा, वो कमेंट करेंगे। गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड बाय डिफीटिंग टेम्पल एंट्री बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन अगस्त 1934। अब देखो, जो ऑर्थोडॉक्स थे और सोशल रिएक्शनरीज थे वो गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि यार ये गांधी को यार समझाओ यार, गवर्नमेंट यार हम तुम्हें सपोर्ट कर देंगे सरकार को, अगर गांधी को ये मूवमेंट खत्म करवा दो आप। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो एक टेम्पल एंट्री की बिल आई थी उसको पास ही नहीं होने दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड बाय डिफीटिंग द टेम्पल एंट्री बिल इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन अगस्त 1934। ये इसी का रिएक्शन था। गवर्नमेंट तो चाहती नहीं, गवर्नमेंट तो चाहती थी कि फूड डला रहे, तो गवर्नमेंट क्यों पास करेगी भाई टेम्पल एंट्री बिल, तो उसने ऐसा ही किया। नेक्स्ट, गांधी का ये भी मानना था कि जो अनटचेबिलिटी है उसका रूट और ब्रांच रिमूवल बहुत जरूरी है। रूट और ब्रांच रिमूवल से मतलब उनका ये था कि एक सिंबॉलिक जो होता है वो करो, मतलब कि जो टेम्पल एंट्रीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला कि टेम्पल एंट्री क्यों बंद कर रखा है यार, वो जरूरी है। पब्लिक प्लेसेस बंद कर रखा है, सब कुछ बंद कर, टेम्पल एंट्री को ओपन करना चाहिए हरिजन्स के लिए। ये क्या है, ये रूट एंड ब्रांच रिमूवल होगा। अगर टेम्पल एंट्री में एंट्री दे दोगे हरिजनों को तो एक अनटचेबिलिटी का रूट और ब्रांच निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अनटचेबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमनिज्म एंड रीजन, तो ये जो मूवमेंट था इनका हरिजन्स के लिए, मूवमेंट तो नहीं कह सकते थे, मूवमेंट कहना गलत है, एक्चुअली मूवमेंट नहीं था ये, एक इनका एक बहुत ही बृहद प्रयास कह सकते। मूवमेंट तो कोई इतना बड़ा नहीं था, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा काम किया। बेस्ड ऑन ग्राउंड ऑफ ह्यूमनिज्म एंड रिलीजन, ह्यूमनिज्म एंड रिलीजन, इन्होंने कहा कि भाई जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना वो ह्यूमैनिटी है उसके पीछे। अब दोनों इंसान ही है, एक लोअर कास्ट का है तो उसको हरिजन बोल के, अनटचेबल बोल के उसको मंदिर में एंट्री ना दो, पब्लिक प्लेसेस में एंट्री ना दो, ये किस ह्यूमैनिटी को दर्शाता है? बोला रीजन क्या है, रीजन पे बात करते। ही हैड नो सैंक्शन इन द हिंदू शास्त्र। बोला कि इन सब चीजों का ना, जो टेम्पल में एंट्री नहीं करने देते वो अनटचेबिलिटी का, कोई भी हिंदू शास्त्र में सैंक्शन नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि अगर सैंक्शन होता भी तब भी मैं इसके लिए लड़ता, बिकॉज ट्रूथ कुड नॉट बी कन्फाइंड विद इन द कवर्स ऑफ बुक। मतलब बुक यहाँ पे शास्त्र का इन्होंने रेफरेंस दिया। बोला कि अगर मान लो कि इसमें गलत भी होता है, कि मान लो अनटचेबिलिटी इसमें लिखा गया होता तब भी मैं नहीं मानता। बोला कि ट्रूथ तो यही है कि आदमी आदमी है, और ट्रूथ कभी भी एक आप बुक के कवर में छुपा नहीं सकते। तो इन्होंने कहा ये लिखना ये लिखने वाली चीज है। ट्रूथ कुड नॉट बी कन्फाइंड विद इन द कवर्स ऑफ बुक। अगर शास्त्र की बात करें, गांधी के बारे में लिखना, तो चीजों को जोड़ना सीखो, ठीक है, बहुत जरूरी है। एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट, सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट, यूपीएससी की तैयारी करते हो, स्टेट की सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, यूपीपीसीएस की करते हो, किसी भी स्टेट की, जो भी देख रहा है मुझे, सुन रहा है, देख तो कोई मुझे नहीं रहा है, तो वो इन सब पॉइंट्स को कृपया करके भाई लोग लिखना, ठीक है। शास्त्र शुड बी इग्नोर्ड इफ दे वेंट अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी। आगे बढ़ते हैं। हिंदुइज्म डाइज इफ अनटचेबिलिटी लिव्स। उन्होंने कहा कि अगर अनटचेबिलिटी जिंदा है तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। अगर अनटचेबिलिटी हैज टू डाई इफ हिंदुइज्म इज टू लिव। ये बातें गांधी जी ने कही। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑन द इशू ऑफ इंटरडाइनिंग एंड इंटरमैरेज। मतलब इनके अगेंस्ट में नहीं थे, मतलब इनको खत्म करने के फेवर में नहीं थे। ये कहते थे कि इंटर डाइनिंग को आप अनटचेबिलिटी से नहीं जोड़ सकते थे, इंटर मैरिज को आप अनटचेबिलिटी से नहीं जोड़ो। उन्होंने इन दोनों के का साथ नहीं दिया, इन दोनों के अगेंस्ट में इन्होंने बोला कि ये चलता है। बोला कि देखो अपर कास्ट में भी इंटर डाइनिंग कई जगह नहीं होता, लोअर कास्ट भी अनटचेबल जो है वो भी इंटर डाइनिंग कई जगह नहीं करते। जैसे कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, मान लो उसमें जैसे कि
कोई अपने ही कास्ट के लोगों को डाइन करा रहा है साथ में, किसी और कास्ट को नहीं बुलाया, अपर कास्ट है कोई मान लो, तो क्या उसको अनटचेबिलिटी कहेंगे? नहीं, अनटचेबिलिटी नहीं। इंटर डाइनिंग इज अ डिफरेंट थिंग, इंटर मैरिज इज अ डिफरेंट थिंग, इसको आप अनटचेबिलिटी से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि मैं मान लो एक लोअर कास्ट का और मैं अपने ही दोस्तों को लोअर कास्ट को बुला खिलाया, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं। अब मेरा एक और जो दोस्त है मान लो, फिर सो कॉल्ड या फिर पहचान का है, उसको मैंने नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, अलग बात। इंटर डाइनिंग इज नॉट इक्वल टू अनटचेबिलिटी, इससे उसको नहीं समझना चाहिए कि मैं अनटचेबल हूँ। ठीक है, या फिर अपर कास्ट का कोई कर रहा है तो ऐसा नहीं। आगे, सिमिलरली ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बोला कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं था। इनफैक्ट गांधी जी ने ये भी कहा कि वट एवर द लिमिटेशंस एंड डिफेक्ट्स ऑफ भामाश्रम, जिसमें बेसिकली भामाश्रम वो शास्त्र से रिलेटेड है, there is nothing sinful about it as there is about untouchability। बोला भामाश्रम में कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा पाप नहीं है ये ग्रंथ, ये सिस्टम इनसेप्ट इनफैक्ट, कि इसको आप अनटचेबिलिटी के बराबर बता दो। अनटचेबिलिटी इज डिफरेंट थिंग। बोला कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। अपने कास्ट पे सबको गर्व होना चाहिए, गर्व है, ठीक है, अलग बात है। मान लो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, मान लो एक बात कह रहा हूँ, अपने अपने कास्ट पे सबको गर्व होना चाहिए, प्राउडली बताना चाहिए मैं इस कास्ट का। मान लो मैं राजपूत हूँ, मैं कहूँगा प्राउडली मैं राजपूत हूँ। मान लो मैं कोयरी हूँ तो मैं कहूँगा कोयरी हूँ। मान लो मैं पासवान हूँ, मैं कहूँगा पासवान हूँ। जो भी जात जिस वो तो गर्व होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। तो जात सिस्टम गलत नहीं है, गलत क्या है? अनटचेबिलिटी। हाई लो का जो कॉन्सेप्ट है कि ये जात हाई है ये लो है, वो गलत है। बात को समझो। नेक्स्ट है, इफ अनटचेबिलिटी इज रिमूव्ड इट मस्ट रिजल्ट इन ब्रिंगिंग ऑल इंडियंस टुगेदर। बोला कि जब अनटचेबिलिटी खत्म होगा ना, तो नॉट ओनली कि मतलब एक गलत चीज खत्म होगा, इससे क्या होगा, लोग आपस में साथ में जुड़ के आएंगे। और इसका रिजल्ट जो नेशनल मूवमेंट हुए उसमें जो अनटचेबल्स थे उनका पार्टिसिपेशन के तौर पे बताया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अनटचेबिलिटी में बात हुई तो। ठीक है, आगे बढ़ो। गांधी जी वॉज अपोज्ड टू एक्सरसाइजिंग कंपल्सन इवन ऑन द ऑर्थोडॉक्स सपोर्टर्स ऑफ अनटचेबिलिटी सनातनीज। ये भी मैंने आपको बता दिया कि गांधी ये भी नहीं कहते थे कि मैं फास्ट कर रहा हूँ तो सनातनीज के अगेंस्ट में, ऑर्थोडॉक्स जो सपोर्टर है अनटचेबिलिटी में, उनके अगेंस्ट में कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इनको भी प्यार से ही समझाना चाहता हूँ, पीसफुल मैनर से इनको प्रजॉर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इनके अगेंस्ट में मैं कोई मूवमेंट नहीं चला रहा, इनके लिए मतलब मेरे दिल में भावना है, मैं गलत सिस्टम के अगेंस्ट में काम करूँ, लोगों के अगेंस्ट में मैं काम नहीं करता। गांधी ने बोला कि मैं कोई ऐसा इनके कंपल्सन, इनको मतलब अगेंस्ट में कोई काम नहीं करता। तो चाहता हूँ कि ये लोग भी सोचे, सामने आए और अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम करें। आगे बढ़ते। गांधी जी हरिजन कैंपेन इंक्लूडेड ए प्रोग्राम ऑफ इंटरनल रिफॉर्म बाय हरिजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधी जी ने जो हरिजन कैंपेन किया उसमें गांधी जी ने हरिजनों को ये ब्रीफ किया, उनको प्रजॉर्ट करने की कोशिश की कि जो एजुकेशन था उनका बहुत कम था। बोला कि ये सारे रीजन है कि आप लोगों को ऐसा हरिजन आप लोग बने बैठे हो, आप लोगों को मतलब अनटचेबिलिटी का कारण आप लोगों का ये है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। आप एजुकेटेड हो जाओगे कोई भी आपको बोल नहीं पाएगा। क्लीनिनेस हाइजीन रखो, गिविंग ऑफ ईटिंग ऑफ कैरियन एंड बीफ, जो बीफ वगैरह खाते वो सब छोड़ने, मीट वगैरह ये सब बोला कि छोड़ो। लिक्कर के अगेंस्ट में बात की, तो अभी भी देखो गुजरात एक ड्राई स्टेट है, गांधी जी का स्टेट है। ठीक है, लिक्कर बीफ वगैरह सब खाने से मना किया। बोला कि अपने आप में भी आप लोग हरिजन्स में भी अनटचेबिलिटी है, आपस में भी तो अनटचेबिलिटी रखते हो, वो भी खत्म करो। ठीक है, ये सारी बातें गांधी जी ने बोली। He gradually this message was carried upon to the nationalism to the Harijans। तो हरिजन्स धीरे धीरे जुड़ने लगे इनके काम की वजह से, गांधी जी के काम की वजह से।
who also happened to be agricultural laborers। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि धीरे धीरे ये लोग नेशनलिज्म वाला जो मूवमेंट था उससे जुड़ने लगे। जो हरिजन्स थे, जो सोकॉल्ड अनटचेबल्स, जिनको अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ता था, वो लोग इनके गांधी के प्रयासों की वजह से धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट में भी इनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया। तो ये एक खास बात थी, ये अचीवमेंट था गांधी इस चैप्टर का, कराची टूर का। ओवरऑल मैं चैप्टर यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो यार थोड़ा मुझे इवेलुएट भी करो, थोड़ा आई नीड ऑल्सो सपोर्ट। तो लोगों में शेयर करो, दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।